हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि इसका थर्ड पार्ट है। इसका जो भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं, कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो आगे इसमें बताया गया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो है उनके लीव्स रिंकल्स टाइप के लगे हुए होते हैं, यानी कि उन पे रिंकल्स पड़ा हुआ होता है। या फिर ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ को देखा होगा जिनके जो ब्रांचेज होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल ब्रांचेस का पैटर्न होता है, यानी कि उनके जो ब्रांचेज होते हैं वो कुछ अलग टाइप के होते हैं। उनका जो पैटर्न होता है ब्रांचेस का वो बहुत अजीब टाइप का होता है। या फिर फ्रूट्स को देखा होगा जो कि एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि अजीब टाइप के होते हैं। जैसे कि वो अगर सड़ जाते हैं या फिर कुछ भी उन पे दाग आ जाता है, धब्बा आ जाता है, तो वो सब अजीब टाइप के दिखने लगते हैं। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो सब पैथोजेन से अफेक्टेड है। पैथोजेंस बोलने का मतलब कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, आगे है कि ये जो पैथोजेंस है वो जो डिजीज कॉज करते हैं वो कौन कौन से पैथोजेंस हो सकते हैं। फंगी, बैक्टीरिया और वायरसेस हो सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, क्रॉप के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, उसके साथ साथ टोटल डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं ये सब क्रॉप्स का। टोटल डिस्ट्रक्शन बोलने का मतलब कि पूरी तरह से सत्यानाश कर देना, पूरी तरह से जो भी क्रॉप्स है उसको ख़त्म कर देना, उसका प्रोडक्शन को। तो ऐसे ही एक बार हुआ था आयरिस फेमाइन नाम से, जो कि 1740 टू 1741 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, टोटल डिस्ट्रक्शन हो गया था, पूरी तरह से तहस नहस हो गया था पोटैटो क्रॉप। यानी कि जो पोटैटो क्रॉप था वो अवेलेबल ही नहीं था, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण पूरी तरह से वो नष्ट हो गए थे। जो कि एक डिजीज़ स्प्रेड हुआ था लेट ब्लाइट नाम का, जो कि फंगस से होता है। आगे है हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड प्लांट्स डिजीजेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये बताया गया। वायरस से हम लोग का क्या होता है, टोबैको मोसैक वायरस, ये डिजीज़ का नाम है। इसमें क्या होता है, अनइवन स्पॉट्स दिखाई देते हैं और जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन से झड़ जाता है। मतलब कि जो ग्रीन कलर होता है वहाँ से गायब होकर झड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन जो कलर है यहाँ पे वो जैसे कि झड़ा हुआ टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है। आगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होता है साइट्रस कैंकर। इसमें क्या होता है, जो लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन पे लेजेंस यानी कि घाव टाइप का दिखाई देता है। और उसके साथ साथ ब्राउन वाटर सोक्ड मार्जिन्स भी दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि घाव टाइप का दिखाई दे रहा है और इसको हम लोग ब्राउन वाटर सोक्ड मार्जिन्स भी बोलते हैं। ये देख सकते हैं ब्राउन कलर का जो मार्जिन्स यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्राउन वाटर सोक्ड मार्जिन्स। आगे हैं फंगस से होने वाला डिजीज़। फंगस से होता है रस्ट ऑफ वीट। इसमें क्या होता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है उस पर रस्ट टाइप का दिखाई देने लगता है ऑरेंज पैचेस में। ठीक है, ऑरेंज पैचेस टाइप का दिखाई देने लगता है, जो कि रस्ट की तरह हम लोग को लगता है कि जैसे जंग लगा हुआ है वहाँ पे ऑरेंज कलर में। उसके बाद है फंगस से होता है स्मट ऑफ राइस। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बॉल टाइप के दिखाई देते हैं जो कि ग्रीनिश ब्लैक होते हैं। ठीक है, ग्रीनिश ब्लैक टाइप के छोटे छोटे बॉल टाइप के दिखाई देते हैं जो भी इन्फेक्टेड पार्ट होता है। और इसके बाद क्या होता है कि वो सब जब बस्ट करते हैं, फटते हैं, तो वो अपने आसपास के ग्रेन्स को भी अफेक्ट कर देते हैं। ये सभी डिजीज़ हो जाता है उनके आसपास के भी ग्रेन्स को। आगे हैं फंगस से एक और डिजीज़ है जो कि है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। शुगर कैन में जो डिजीज़ होता है वो है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, जो कि फंगस से होता है। इनमें क्या होता है कि जो भी इन्फेक्टेड स्टेम होते हैं उन पे डल रेड कलर टाइप का धारी बन जाता है, जो कि वाइट कलर पैचेस से एक दूसरे को लगता है कि रेड कलर का जो है और जो वाइट कलर है वो एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, यही होता है इनमें। या फिर रेड लेजेंस टाइप का दिखाई देता है उनके मिडिल पार्ट में, लीव्स के मिडिल पार्ट में। ठीक है, लेजेंस यानी कि घाव टाइप का दिखाई देता है उनके मिडिल पार्ट में लीव्स के। आगे है फूड पॉइजनिंग।
फूड पॉइजनिंग यानी कि नाम से ही पता चलता है, पॉइजन यानी जहर होता है, तो फूड जो कि जहर की तरह काम करता है, यानी कि ऐसा फूड जो कि कंटेमिनेटेड यानी कि इकट्ठा होने के कारण इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इकट्ठा होने के कारण हम लोग के लिए खतरा बन जाता है, हम लोग को डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, यानी कि हम लोग को इसके नाम से पता चलता है कि वो डिजीज़ जो कि कंटेमिनेटेड फूड को लेने की वजह से होता है, कंजम्पशन यानी कि खाने की वजह से होता है। इनका सिम्टम्स क्या क्या है? इनका सिम्टम्स है वोमिटिंग, वोमिटिंग बोलने का मतलब उल्टी, नोजिया, नोजिया बोलने का मतलब है कि जी में चलना जिसको बोलते हैं वो, या फिर एब्डोमेनल रीजन में पेन यानी कि जो पेट का जो एरिया होता है वहाँ पे दर्द करता है, या फिर डायरिया हो जाता है, या फिर डिहाइड्रेशन होने लगता है। इसके साथ साथ हम लोग को वीकनेस महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है, उसके साथ साथ थकान होता है, उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम में डैमेज हो जाता है। तो ये सिम्टम्स जो भी है फूड पॉइजनिंग की, ये सब कब अराइज होते हैं? कब अराइज होते हैं? जब उनमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का प्रेजेंस होता है फूड में, जिसको हम लोग इंटेक कर लेते हैं, खा लेते हैं। दरअसल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्मफुल होता है, और इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, बैक्टीरिया का क्लोस्ट्रीडियम है इसका एग्जांपल, और उसके साथ साथ एक और एग्जांपल है जो कि है स्टैफिलोकोकी। उसके बाद है फंगस, फंगी से भी होता है जो कि है एस्परजिलस, जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग से बचना कैसे है ये यहाँ पे बताया गया है। सो जो फूड है उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए और प्रिजर्व दोनों प्रॉपरली करना चाहिए। यानी कि स्टोर करने का मतलब है प्रिजर्व करना। जैसे कि कोई भी फूड है उसको सबसे पहले तो क्लीन इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना चाहिए। उसके साथ साथ जब उसका प्रिपरेशन होता है उस टाइम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग से हम लोग बच सकते हैं। फूड पॉइजनिंग उस वक्त भी होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रेफ्रिजरेटर से बाहर कोई भी सामान को रखते हैं, कोई भी खाने को रखते हैं, खाने के पीसेस को। तो ये दरअसल कब होता है? पिकनिक्स में होता है या फिर लार्ज पार्टीज़ में होता है ऐसा चीज़ें, जब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक रेफ्रिजरेटर से बाहर सामान को रखते हैं और उसमें पैथोजेंस लग जाते हैं जो कि हमको इफ़ेक्ट करते हैं, फूड पॉइजनिंग के लिए कारण बन जाते हैं। ये कब होता है? मिस हैंडलिंग की वजह से होता है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग जो होता है वो मिस हैंडलिंग की वजह से होता है, यानी कि अच्छे से हाथ ना धोना या फिर अच्छे जगह पे उसको स्टोर ना करना, ये सब चीज़ें होती है फूड पॉइजनिंग का कारण। ठीक है, आगे बताया गया है कि अगर हम लोग अच्छे से हैंडल करते हैं, फूड को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अपने हाथों को धोते हैं, तो इससे हम लोग फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। उसके बाद है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन बोलने का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग ट्रीट या हैंडल करते हैं फूड को, जिससे क्या हो कि जो स्पॉइलेज का ख़राब होने का प्रक्रिया है उसको हम लोग धीरे कर दे या फिर ख़त्म कर दे। ठीक है, स्पॉइलेज जो भी ख़राब होने का प्रक्रिया होता है उसको हम लोग धीरे कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, या फिर स्टॉप कर देते हैं, पूरी तरह से रोक देते हैं। ठीक है, तो स्पॉइलेज में क्या होता है, क्वालिटी जो होता है उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है, या फिर जो इसका ईडिएबिलिटी होता है यानी खाने लायक नहीं बचता है, या फिर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब कि वो स्पॉइल हो चुका है, जो कि किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया, फंगी और अदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके ग्रोथ को रोकना। ठीक है, और उसके साथ साथ जो ऑक्सीडेशन होता है इसका, फैट का या फिर ऑयली प्रोडक्ट्स का, उसको भी रोकना प्रिजर्वेशन में ही आता है। अब ये रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे बताया हुआ है अच्छे से। रैंसिडिटी मतलब कि जो भी ऑयल और फैटी चीज़ें होती है उनका जो भी टेस्ट होता है या फिर जो स्मेल होता है, ऑर्डर स्मेल होता है, वो सभी चेंज हो जाते हैं, ख़राब लगने लगते हैं खाने में, और उनका जो भी स्मेल होता है वो कुछ ख़राब टाइप का स्मेल करने लगते हैं, यानी रैंसिडिटी का कारण बन जाते हैं वो सब। आगे है, तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ प्रिजर्वेशन मेथड्स का हम लोग यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोग के फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग फूड को सील कर देते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग
फूड को बना लेते हैं तो उसके बाद हम लोग उसको सील करके रखते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड ना हो, ठीक है। आगे बताया गया कि उसके साथ साथ हम लोग कुछ और मेथड्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्राइंग, यानी कि सुखा देते हैं। जैसे कि उसमें वाटर ही नहीं रहेगा तो उसके बाद उसको इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे बताए गए हैं कुछ मेथड जिससे हम लोग फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, जो कि पहला है इसमें ड्राइंग। तो स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइंग को। सो ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग में हम लोग सुखाते हैं, यानी कि जो भी पानी होता है उसको हम लोग वहाँ से सुखा देते हैं, पानी को हम लोग वहाँ से हटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं वाटर का कंटेंट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से। यानी कि हम लोग उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं या फिर डिले करते हैं, यानी कि उनके ग्रोथ को कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा हद तक। इसके साथ साथ ड्राइंग हम लोग के जो भी फूड होता है उसके वेट को भी कम कर देता है, ठीक है। आगे बताया गया कि इसके साथ ही वेट को कम करता है, उसके साथ ही फूड को पोर्टेबल भी बना देता है। तो कुछ फूड स्टॉक्स है, फूड आइटम्स है जो कि ड्राइंग से प्रिजर्व किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि है एप्पल, बनाना, मैंगो, पपाया, ये सब चीज़ें हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो जो ड्राइंग होता है वो एक बहुत ही नॉर्मल मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन है जिससे हम लोग सीरियल्स को, ग्रेन्स को बचा के रखते हैं। सीरियल्स बोलने का मतलब वेट, राइस, मेज़, ये सब जो भी है वो सब हम लोग के सीरियल्स में आते हैं। आगे देखते हैं प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट क्या करता है कि जो भी वाटर का कंटेंट होता है, वाटर का जो भी कंटेंट होता है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो अनअवेलेबल बन जाता है उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एज ए रिज़ल्ट फूड गेट प्रिजर्व। इससे क्या होता है कि जो भी फूड होता है उसको हम लोग बचा पाते हैं। तो कौन कौन से फूड स्टॉक्स को हम लोग इसमें बचाते हैं, मीट और फिश को क्या करते हैं हम लोग सॉल्ट से कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से उस पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाता है, बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। पिकल्स जो है, अचार, अचार में हम लोग क्या करते हैं सॉल्ट को मिलाते हैं कुछ क्वांटिटी में, स्पेसिफिक क्वांटिटी में, जिसकी वजह से उस पर भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाता है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो जैम्स और जेलीज़ होती है उनको हम लोग शुगर से प्रिजर्व करते हैं, शुगर उसमें डालते हैं, उसकी वजह से वो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाता है। प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड बोलने का मतलब होता है विनेगर, ठीक है, जो कि पिकल्स के प्रोडक्शन में मदद करता है। विनेगर जो है वो क्या करता है कि स्टॉप कर देता है इसके ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, जो कि फूड को डीके कर देते हैं, यानी कि ख़राब करते हैं, उनके ग्रोथ को कम कर देता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और एसिड्स हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं एसिडिक एसिड को छोड़ के, जो कि है साइट्रिक एसिड, जो कि आपका साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है, विटामिन सी वाले फ्रूट्स में, जैसे कि लेमन, आंवला, ये सब में। और फॉस्फ्यूरिक एसिड का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसका किस में यूज़ करते हैं, कार्बोनेट बेवरेजेस में यूज़ करते हैं और फ्रूट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। कार्बोनेट बेवरेजेस में मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक, ओके। आगे है कि इन दोनों से क्या होता है, एसिडिक एसिड का यूज़ करने से या फिर जो ये दोनों दिए हुए हैं उसका यूज़ करने से प्रिजर्वेशन होता है, उसके साथ साथ उसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद है प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कुछ होते हैं जिससे हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों से हम लोग जैम को, जेलीस को, पिकल्स को यानी अचार को प्रिजर्व करके रखते हैं। इसके साथ साथ इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। दरअसल इसमें क्या किया जाता है कि जो कुछ फूड स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि मिल्क, बहुत अच्छा मिल्क जो है उसको सबसे पहले हम लोग बॉईल करते हैं उसको यूज़ करने से पहले, ठीक है, और या फिर स्टोर करने से पहले, दोनों से पहले हम लोग उसको बॉईल करते हैं, जिससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो लोग मर जाते हैं। उसके बाद बताया गया कि बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं। तो यही है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। उसके बाद है पास्चराइजेशन। तो जो पास्चराइजेशन होता है उसमें हम लोग कोई भी सब्सटेंस को, जिसको भी करना है हम लोग को पास्चराइज, उसको हम लोग बहुत कम टाइम के लिए प्रेशर हीट करते हैं,
और प्रेशर हीट करने का मतलब है कि धीमा हीट करते हैं, यानी कि हल्का गर्म करते हैं हम लोग उसको। और उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मिल्क जो है उसको हम लोग पास्चराइज करते हैं, ठीक है। मिल्क पास्चराइजेशन से ही हम लोग सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसी प्रोसेस से मिल्क में जो भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ओके। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो उनका जो नंबर होता है वो तो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि रेफ्रिजरेटर में उसको रख देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है या फिर वो लोग मर जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और पास्चराइजेशन के बारे में यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि पास्चराइजेशन ऑल्सो इनएक्टिव सम एंजाइम्स। पास्चराइजेशन जो है वो कुछ एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है, निष्क्रिय कर देता है, जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है कि हम लोग वैक्यूम इन्वायरमेंट में किसी भी फूड प्रोडक्ट को पैक कर देते हैं। वैक्यूम इन्वायरमेंट बोलने का मतलब कि वहाँ पे एयर नहीं होता है। एयर टाइट जार्स में, बॉटल्स में हम लोग किसी भी चीज़ को पैक कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, और बैक्टीरिया जो होता है उन लोग को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन उन लोग को नहीं मिल पाता, इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो स्पॉइलेज का भी जो मात्रा होता है, ख़राब होने का चांस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। वैक्यूम पैकिंग से हम लोग क्या करते हैं, नट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे नट्स है, इसको हम लोग वैक्यूम पैकिंग से ही प्रिजर्व करते हैं। इनसे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसके साथ साथ उनका फ्लेवर भी बना रहता है। ऑक्सीडेशन बोलने का मतलब है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी ख़राब हो जाता है प्रोडक्ट, उसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो ख़राब तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। उसके बाद है कैनिंग। कैनिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो भी हम लोग फूड होता है, जो भी कुक फूड होता है, उसको हम लोग सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं किसी भी कैन या फिर जार में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ये कैन या जार होता है उसको सबसे पहले हम लोग बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो लोग मर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हद तक कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ स्टेरिलेशन। इसका मतलब है कि जो भी फूड स्टॉप्स होता है उस पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर फूड स्टॉप जिसमें रखना होता है उस पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं, मार देते हैं, हटा देते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्टेरिलाइजेशन, ओके। तो हाउएवर फूड इज़ प्रिजर्व बाय कैनिंग। अगर हम लोग कैनिंग और बॉटलिंग दोनों से हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं तो उसमें एक इमीडिएट रिस्क होता है स्पॉइलेज का। अगर वो लोग फिर से खोल दिए जाए, अगर उनका बॉटल खोल दिया जाए तो वो लोग स्पॉइल हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर जो कैन है वो डैमेज हो चुका है, या फिर वो कुछ फूला हुआ टाइप का दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ बड़ा है, मतलब कि उसका साइज़ कुछ बढ़ा हुआ होगा, या फिर कोई होल टाइप का आया होगा उस पर, तो इससे समझ जाना चाहिए कि वो जो फूड है वो स्पॉइल हो चुका है, ठीक है। और ऐसे जो भी फूड होता है उसको हम लोग को कंजर्व नहीं करना चाहिए, कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या करते हैं हम लोग कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग किसी भी फूड को रख देते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम केमिकल चेंजेस होते हैं और हम लोग उसको बहुत आसानी से नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। तो जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लोग कोल्ड रेजिस्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हीट। हीट से ज़्यादा वो लोग कोल्ड रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसीलिए वो लोग क्या होता है कि वो लोग मर जाते हैं फ्रीजिंग करते वक्त। लेकिन जो कुछ बैक्टीरियल पोर्स होते हैं और कुछ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बचे हुए होते हैं, वो सब फिर से ज़िंदा हो जाते हैं, गेट रेविटेटेड, यानी कि फिर से ज़िंदा हो जाते हैं जब हम लोग उस फूड को निकालते हैं फ्रीजर से ज़्यादा टाइम के लिए। यहाँ पे बैक्टीरियल स्पोर्स बोलने का मतलब है कि जो भी बैक्टीरिया के जो भी स्पोर्स होते हैं
मतलब कि उससे एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले सकता है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये रिप्रोड्यूस करने वाला कुछ है, तो उसी से ये लोग फिर से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर से ये लोग जीवित हो जाते हैं। अगर हम लोग उस फूड को बहुत ज़्यादा टाइम तक रेफ्रिजरेटर से बाहर रखते हैं तब। तो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका जो सॉल्यूशन है वो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है, तो वो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।